हेलो एवरीवन। तो हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखने जा रहे हैं। बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बहुत हड़बड़ी नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर हो जाएगा, बहुत कम चैप्टर हमको पढ़ना है क्लास 10th में, खासकर केमिस्ट्री के लिए। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक को कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है ना। एक वेरी बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास कि हाँ भाई व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड एनोटेशन रेड कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। अच्छा, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे चारों तरफ क्या होता है, हमको नया सब्सटेंस दिखता है। जैसे मान लेते हैं प्लास्टिक का डब्बा है और हमारा बैठने वाला बेंच है, या हमारा खुद का हाथ बाल सब अलग अलग तरीके का है, देखने में डिफरेंट लगता है। तो जाहिर सी बात है ये नया सब्सटेंस कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग है। और नया सब्सटेंस कब बनता है? जब कोई केमिकल चेंज होता है। अच्छा, नहीं बनता है तो फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल सब्सटेंस में नो न्यू और डिफरेंट सब्सटेंस इज फॉर्म। द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस दैट अंडरगो चेंज रिमेन अनचेंज। अच्छा, ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। यानी हम लोग इस चैप्टर में फिजिकल चेंज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कैसे चेंज के बारे में पढ़ेंगे? तो केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, केमिकल चेंज क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन न्यू सब्सटेंस। मतलब एक कोई प्रोसेस होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट एक नया सब्सटेंस तो बनना चाहिए। जैसे हमारे पास, हमको नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये कोई एटम है, ये कोई मॉलिक्यूल है, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ और इसमें हमको एक नया सब्सटेंस दिखा, ये वाटर दिखा। हम बोले कि अच्छा, कोई एक नया सब्सटेंस दिख जाए, ठीक है, यूजिंग ओल्डर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अच्छा, जो कि अपने जो ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल था उससे अलग प्रॉपर्टी रखता हो, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये केमिकल चेंज है। अच्छा, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज कैसे हुआ? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से हुआ। हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, साथ आके बैठ गया। तो हम बोले कि अरे साथ आके बैठा तो कोई नया सब्सटेंस बना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नया सब्सटेंस बनने के लिए, केमिकल चेंज होने के लिए रीअरेंजमेंट जरूरी है। यानी केमिकल रिएक्शन इज सिंपली अ प्रोसेस इन विच रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। यस, बहुत सही। मतलब हमारे पास अगर कोई बोले कि अब केमिकल चेंज होने वाला है, तो हमको पता है कि केमिकल चेंज होने के लिए, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ऑफकोर्स डिफरेंट प्रॉपर्टी है। सोडियम क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड मतलब साल्ट बनाएगा। हम बोले कि इसका प्रॉपर्टी इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अच्छा, यानी हम कह सकते हैं कि ये नया सब्सटेंस है। हाँ, तो ये जिस प्रोसेस से हुआ होगा, यानी ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन इज जस्ट द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। यानी हम बोल सकते हैं नीचे वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। ऑफ कोर्स ये सही बात है। देखो यहाँ पे ये सोडियम ही है, यहाँ पे क्लोरीन ही है, बस रीअरेंजमेंट हो गया। अलग अलग बैठा हुआ था, यहाँ पे आके एक जगह बैठ गया, तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। और द प्रोसेस इन विच दिस इज हैपनिंग, उसको बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। बोलोगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है? नहीं, यूजलेस फैक्ट है। उसको हम रमेश सुरेश कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन पॉइंट क्या है ना कि जो बनाया नाम को, उसको बोलने लगा कि नहीं रिएक्टेंट बोलते हैं, तो ठीक है रिएक्टेंट बोल दिए। जो बना उसको कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन हम लोग इस केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो जब भी कभी होगा ना कि हमारे पास रिएक्टेंट है, इसका मतलब रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब वैसा कोई सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने वाला है और उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। मतलब जो चीज़ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमारे पास दो टर्म होने वाला है, एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्योंकि बना है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज़ बीइंग कंप्लीटेड, तो हम बोलेंगे कि ये वाला पोर्शन प्रोडक्ट है और ये दोनों ही रॉ मटेरियल था ना, तो दोनों को मिला के बोलेंगे कि ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है ना। ये कंस्टिट्यूएंट या रॉ मटेरियल है जो कि पार्टिसिपेट करके ही प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ है। ओके, जब ये समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो एक
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आप लोग कि केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, सही है ना, वाई, मतलब इतना अच्छा से सारा चीज़ चल रहा था, ये चैप्टर इंक्लूड होने का पहला रीज़न क्या था कि केमिकल रिएक्शन होता है, तो क्यों होता है, वाई इज़ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग। तो जाहिर सी बात है ना कि मान लेते हैं ये एक फ्लैट सरफेस है। सिर्फ मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, लेकिन मान के चलना है कि फ्लैट सरफेस है और ये एक कोई स्लोप है, ठीक है ना, ये कोई स्लोप है, हम यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है जो ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस में हम फ्लैट सरफेस पे खड़े हैं तो हम पढ़ाने पे ही ध्यान देंगे क्योंकि हम स्टेबल हैं। लेकिन अगर कोई स्लोप है हमारे पास तो हम पढ़ाने से ज़्यादा किस पे ध्यान देंगे, अपने स्टेबल होने पे, स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे क्योंकि हम स्लोप पे हैं, ठीक है ना। डोंट टेक इट पर्सनली। स्टेबिलिटी तो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे, ठीक है। अगर स्टेबल होते तो हम पढ़ाते, लेकिन अभी मेरा फोकस है स्टेबल होने पे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो अपने आप को स्टेबल होने के लिए हो रहा है क्या, हाँ। तो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले से स्टेबल नहीं था, नहीं, ज़्यादा स्टेबल भी तो होता है ना, बोलता नहीं है कि हम Y2 बोलता नहीं है सेटिस्फाइड ऑन मिनिमम, जब तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है टू अचीव मैक्सिमम या एवरीथिंग। तो वही बात है कि ये स्टेबल था इंडिविजुअली कह सकते हैं फॉर टाइम बिंग, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, तो स्टेबिलिटी इन्हेंस करना है, यस। तो जब प्रोसेस मतलब केमिकल रिएक्शन होना क्यों चाहिए, क्योंकि सारे जो सब्सटेंस है दुनिया में, सब सारे पार्टिकल्स है, सारे इंडिविजुअल है, सारे नेचर ही की क्या है कि हमको अपना स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करना है, क्या करना है पता चल गया, कैसे करना है, तो कैसे करना है तो उसका हाउ, क्यों, सी वाई का क्या आंसर था, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। तो हाउ कैसे होगा, तो एनर्जी को डिक्रीज़ करके, ऑफ कोर्स यस। मान लो किसी के पास कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मान लो वो 10 रोटी खा के आया है, ठीक है ना, और कोई एक आदमी है जो 10 दिन से भूखा है, भूखा कैसे होता है ऐसे, 10 दिन से भूखा है, तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा बोलेगा, इसके पास कम एनर्जी है तो नहीं बोलेगा, या हो सकता है बैठा रहे सो जाए। तो जाहिर सी बात है ना, ये शांत हो गया, ये शांत नहीं है, एक्टिव है। तो जब एक्टिव रहेगा यानी उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो वो चाहेगा एनर्जी को लॉस करना, और तब तक वो पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में जब तक वो इसके तरह नहीं बन जाए, किसके तरह, भूखा के तरह, मतलब एनर्जी कम नहीं हो जाए। एनर्जी कम होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों समझ में आ गया तो दुनिया में चारों तरफ तो हमको केमिकल रिएक्शन होते नहीं दिखता है, ठीक है ना, कभी कभी दिखता है और बहुत रेयर दिखता है। तो हम जाहिर सी हम कह सकते हैं कि कंडीशन या कंडीशंस फॉर अ केमिकल रिएक्शन, कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन, अगर ये कॉमन चीज़ होता, अपने से हो जाता, तो ये तो हमेशा चारों तरफ होते रहता, लेकिन चारों तरफ केमिकल रिएक्शन नहीं होते दिखता है, ज़्यादातर कॉपी किताब में दिखता है, और रेयर अगर कोई टीचर एक्सपेरिमेंट किए या कोई यूट्यूब पे वीडियो देखे तो हमको केमिकल रिएक्शन होते दिखेगा, यानी बहुत रेयर फिनोमेना है, ऐसे यूजुअली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसको अगर हम डिटेल में समझने का कोशिश करें तो समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कैसे समझेंगे इसको, बहुत सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ना कि मान लेते हैं ये हमारे पास, इसी हम कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी है, ठीक है, और हम ये कर सकते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये रिएक्शन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास रिएक्टेंट यहाँ से यहाँ तक गया, तो मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है और ये पी से प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब कॉमन लॉजिकल क्वेश्चन है कि रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी है कि प्रोडक्ट के पास, ठीक है ना। तो ये वाला एग्जांपल आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इसमें ऐसे करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ी देर में ये भी समझ में आ जाएगा। क्या करना है, सी देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो अब हम पूछें सेम क्वेश्चन कि रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी है कि प्रोडक्ट के पास, तो जब बट ऑब्वियस आंसर है कि हाँ रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी है सर, दिख रहा है ना हमको, देखो क्या है यहाँ पे, ये हमारा
रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट ये वाला लाइन में वाई एक्सिस को मान लेते हैं, हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ ना कि एक टाइम इंटरवल पे, मतलब यहाँ पे पहुँचाने के बाद प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पहुँचाने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेकिन ईजी है, बहुत ईजी है। यहाँ प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको रिएक्टेंट को यहाँ तक धकेलना होगा। यहाँ तक धकेल दिए ना, इसके बाद प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बनता है। लेकिन यहाँ तक धकेलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलेंगे यहाँ तक धकेलना है, मतलब यहाँ इतना एक्स्ट्रा एनर्जी देना है। ये मान लेते हैं ए है, तो इतना एक्स्ट्रा एनर्जी देना है, तो हाँ इतना तो देना ही पड़ेगा। जब तक इतना एनर्जी नहीं देंगे, रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू ही नहीं होगा। तो हम बोलेंगे अच्छा ये एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। अगर ये एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देंगे तो रिएक्टेंट रिएक्ट करना शुरू नहीं करेगा। हाँ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मिनिमम अमाउंट, या मिनिमम नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। ध्यान से देखो, आर के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी पहले से है ना, और इसको हम अगर ए एनर्जी और दे देते हैं तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो हम बोलेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं कहीं पर, यहीं पे लिख देते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि हमारे पास एक टर्म आया एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये क्या होता है भाई, तो ये होता है, हम क्या कहें, ये होता है मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। बहुत सही, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी, इतना एनर्जी अगर देंगे तभी रिएक्शन स्टार्ट होगा। इसीलिए तो दुनिया का सारा चीज़ रिएक्ट नहीं कर रहा है, सब स्टेबल है, ठीक है ना। अगर सारा चीज़ स्टेबल नहीं होता तो जाहिर सी बात है रिएक्शन हमको चारों तरफ दिखता है, लेकिन हमको मिनिमम ये एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ही रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो हम बोलेंगे इतना एनर्जी देंगे तभी रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक देखिए, ये है एक्स्ट्रा एनर्जी, ये जो लाइन है ए वाला, ये जो लाइन है ए वाला एक्स्ट्रा एनर्जी है, लेकिन एक और एनर्जी हमको दिख रहा है, कौन सा, ये जो है, इसको हम बोलते हैं बी। तो बी क्या है, अगर हम एक नया पेज लेते हैं और शुरू से देखते हैं इसको, बी क्या है। सी, हमारे पास एक बेसिक ग्राफ था, ठीक है ना, मान लेते हैं ये वाले ग्राफ पे हम काम करते हैं। यहाँ से गए, यहाँ पे आए, जिसमें ये साइड रिएक्टेंट है, ये साइड प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, दोनों में एनर्जी डिफरेंस है। हम बोल रहे हैं ना कि आप बी पे ध्यान दीजिए, इस पे। ए तो हम लोग समझ लिए हैं, और ए क्या है, तो ए ये है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये ए है और ये बी है। तो ए तो हम समझ गए एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो बी क्या है सर, तो बी क्या है भाई, बी है मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। बोले पहले भी तो यही बोले थे, नहीं पहले हम बोले थे एक्स्ट्रा एनर्जी। ध्यान से सुनो, एक्स्ट्रा एनर्जी, कुछ एनर्जी इसके पास है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल है कि मान लेते हैं हमारा पेट भरने में 5 रोटी लगता है, ठीक है। हम 2 रोटी खा चुके हैं, तो कितना रोटी एक्स्ट्रा चाहिए पेट भरने के लिए, जाहिर सी बात है ना, खा चुके हैं। तो अगर हमसे पूछेगा कोई कि कितना रोटी में आपका पेट भरता है, तो 5 रोटी में कितना एक्स्ट्रा चाहिए अभी, क्योंकि हम 2 खा चुके हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 3 और चाहिए। तो यानी ये जो 3 है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन कोई दूर से पूछेगा कि कितना टोटल रोटी खाए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 5। यानी 5 क्या हुआ, मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में। तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जनरली 99% केस में एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड को कंपेरिजन करते हैं तो थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है, एक्टिवेशन कम होता है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना, मान लो हम खाना खाने बैठे हैं और तुम पूछ लो कि कितना रोटी और चाहिए, तो तुम बोलोगे 5।
तो यानी यहाँ पे मिनिमम और एक्स्ट्रा दोनों सेम हो गया। यानी जब रिएक्टेंट का एनर्जी 0 हो तो हम उस केस में कह सकते हैं कि एक्टिवेशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड। व्हेन रिएक्टेंट का एनर्जी कितना होगा 0। ये क्या दिखा रहा है 0 एनर्जी को। तो जब रिएक्टेंट का अपना कोई एनर्जी नहीं होगा, ठीक है ना, मान लेते हैं 0 केल्विन का बात हो रहा है वगैरह वगैरह, एक स्पेशल सिनेरियो है, सर्बिया में रिएक्शन कर रहे हैं, बहुत लो टेम्परेचर है, मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन ख़त्म है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, फलना ठिकाना, बहुत सारा कंडीशंस है। उस समय एक कंडीशन हो सकता है ए इज इक्वल टू बी, ऐसा नो हो सकता है। वैसे तो ए बी से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन खैर वहाँ पे नहीं जाते हैं। लेकिन 99 केस में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जब इतना तक समझ गए ना, तो एक चीज़ और समझ लेते हैं इसी में, या छोड़ते हैं इसको बाद में समझते हैं। ग्राफ सही था, ग्राफ में था क्या था देख लेते हैं। जैसे ऐसे हमारे पास एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, ये एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। उसको मतलब एक टर्म आता है ना कि उसको बोलते हैं क्या कि रिएक्शन विथ टाइम भी लिखा रहता है कि टाइम के साथ जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो उसको एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक केस बनाते हैं ऐसा और एक केस बनाते हैं ऐसा। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है। एक में रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, ठीक है ना। दूसरे में रिएक्टेंट नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है, ठीक है। तो यानी अगर मान के चलते हैं, मान लेते हैं ये अगर प्रोडक्ट है हमारे पास, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो दोनों केस को देखते हैं। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी ऑफ कोर्स यहाँ पे मान लेते हैं ना, एनर्जी को हम एंथैल्पी से डिनोट करते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं क्लास 10th में तुम लोग को, तो हम सिंपल सा टर्म बोलते हैं, एनर्जी ही बोलते हैं। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या होगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, ये सुनो, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट कम है। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में अगर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे तो क्या होगा पता नहीं, वो तो जाहिर सी बात है वैल्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट ज़्यादा है तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा कब होगा, ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट का एनर्जी ग्रेटर देन रिएक्टेंट का एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा कब होगा, जब ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है, यस और नो। और क्योंकि ये प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, कैसे पता चला? क्योंकि ये डिफरेंस क्या आया, निगेटिव। तो जाहिर सी बात है ना, समथिंग माइनस समथिंग निगेटिव देता है, तो जिससे माइनस कर रहे हैं वो छोटा होगा, यानी प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा रिएक्टेंट से। तो ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ होगा, ये सर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है देखेंगे, उसके लिए पहले टेम्परेचर समझना होगा। लेकिन अगर उस ग्राफ से रिलेटेड था इसलिए बता दिए। खैर हम लोग को अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग शुरू क्या किए थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आए थे कि कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन। क्या केमिकल रिएक्शन अपने आप से होता है? नहीं, जनरली कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है तब जाके कोई केमिकल रिएक्शन होता है। जिसमें पहला कंडीशन क्या था भाई, तो पहला कंडीशन था कि मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ना फटाका फोड़ना है, तो फटाका से बहुत सारा आग निकलता है, लेकिन घर में ला के रखने पे आग नहीं निकलता। उसमें बेसिक मतलब जो हीट होता है ना, लाइटर से, माचिस से, जिससे भी दे दो, वो देने के बाद जाहिर सी बात है कि बहुत सारा आग निकलता है। लेकिन पहला इग्निशन जो टेम्परेचर है वो तो तुमको अपने से पहुंचाना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी तो देना ही पड़ता है। तो उसी को जो कुछ एनर्जी हम दे रहे हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ठीक है सर, एक्टिवेशन एनर्जी किस फॉर्म में दे सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी किस फॉर्म में दे सकते हैं? किसी फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ एनर्जी, द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू अ प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, क्लियर हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या होता है? तो सेकेंड कंडीशन होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम टीचर है, मतलब 1 मिनट के लिए मान लो, और तुम स्टूडेंट है।
ये तो मान ही लो, ठीक है ना। तो अगर हम टीचर हैं और तुम स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है हमको अगर तुमको पढ़ाना है तो एनी मीन्स तुम्हारे साथ इंटरेक्शन तो करना होगा ना। मान लो हम घर पे सोए हुए हैं और तुम भी अपने क्लासरूम में या घर पे बैठे हुए हो, कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना कोई मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ना यूट्यूब है, ना हम क्लासरूम में आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तुमको पढ़ा देंगे, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। तो पढ़ाने के लिए इन दोनों का इंटरेक्शन ज़रूरी है, किसी भी मीन से इंटरेक्शन हो तो ज़रूरी है। तो दुनिया के एक कोने में हाइड्रोजन है और दूसरे कोने में ऑक्सीजन है और हम बोलेंगे वाटर बन जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये दोनों इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये प्लस साइन इंटरेक्शन का है। यस, ये प्लस साइन बता रहा है कि दोनों कोलाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो कोलिजन होना चाहिए क्या? यस, कोलिजन थ्योरी यही कहता है कि जब तक कोई दो मॉलिक्यूल, एटम, पार्टिकल, सब्सटेंस, कंपाउंड कोलाइड नहीं करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट केमिस्ट्री में एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि ये जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसका जो सरफेस होता है वो एक स्फेयर के फॉर्म में होता है, सॉलिड स्फेयर होता है। जब तक वो दूसरे से टकराएगा नहीं तब तक इंटरेक्शन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और तब तक बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। यस और नो? तो दूसरा कंडीशन बहुत सिंपल है। दूसरा कंडीशन क्या है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और हम सिंपली कह सकते हैं कि फॉर स्टार्टिंग अ केमिकल रिएक्शन बेयर मिनिमम एक चीज़ तो होना चाहिए, क्या? कोलिजन। क्या होना चाहिए? कोलिजन थ्योरी होता है, वो उसको डिटेल में पढ़ना जाहिर सी बात है, पीएचडी में पूरा एक चैप्टर होता है। लेकिन अभी हमको क्या देखना है कि कोलिजन क्या होता है। तो कोलिजन मतलब कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, ऑफकोर्स डिफरेंट शेप के होंगे, ठीक है, डिफरेंट शेप के होते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों जब तक कोलाइड नहीं करेंगे, जब तक दोनों एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोलिजन का। नहीं तो वैसे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जब तक टकराएंगे नहीं तब तक तो वाटर बनेगा नहीं। तो सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बना देना चाहिए? नहीं। पहला कंडीशन एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा कंडीशन कि ये दोनों टकराना चाहिए, मतलब कोलिजन होना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ और आता है, हालांकि एज सच वो डायरेक्ट कंडीशन नहीं है, इनडायरेक्ट कंडीशन है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं ना कि हमारे पास रस्टिंग है एक तरीके से, ये इतना धीरे होता है कि इसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जो इतना स्लो होता है जिसको फास्ट होता है जिसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कुछ बोल दिए तो ऐसे तुम नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, बहुत स्लो बोले तो भी नहीं समझ पाओगे। तो क्या होना चाहिए ना कि मॉडरेट स्पीड होना चाहिए ताकि ऑब्जर्व कर पाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो बहुत सारे चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर पे, दूसरा प्रेजेंस ऑफ लाइट पे हम कह सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है ना जो लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट। और तीसरा जो कंडीशन है वो कह सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है, इस पर एक क्लास पूरा लेंगे। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि कैटलिस्ट वैसा चीज़ है जो किसी भी प्रोसेस को आसान बना देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो देयर इज़ ए क्लासरूम, तो क्लासरूम में एक कैटलिस्ट है जो इस प्रोसेस को आसान बना दे रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या होता है, इस पर अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर सिंपली समझना चाहते हैं तो एक पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि हीट किधर फ्लो करेगी, ठीक है। और हम प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑफ कोर्स एनर्जी अफेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।